भारत का संविधान एवं शासन प्रणाली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस सिस्टम। आज हम इस पर प्रकाश डालेंगे और इसको हम क्रमबद्ध तरीके से बड़ी गहराई से इसका अध्ययन करेंगे, जिससे कि भारतीय संविधान के निर्माण और विकास की प्रक्रिया संबंधी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हमारे सामने ना रह जाए। हम इसको विस्तार से और गहराई से समझाएंगे भी और आपको बताएंगे। तो यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस सिस्टम, भारत का संविधान का विकास कैसे हुआ, कैसे इसके विचार हमारे मन में आए और किस प्रकार हमने भारत में रूल किया है संविधान के आधार पर, और इस संविधान का की पृष्ठभूमि क्या रही। इस संविधान के निर्माण के लिए और विकास के लिए हम किन किन देशों से के संविधानों से क्या क्या लेकर आए, हम इस पर बड़े विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें ज्ञात है कि हमारे यहाँ यूरोपीय देशों का आगमन हुआ था एक व्यापारिक के रूप में। यूरोप से 4 देशों के लोगों ने यहाँ आकर व्यापारिक भाग्य और किस्मत आजमाना चाहा, किंतु सफलता किसी एक को ही मिली और वो थी ब्रिटेन की सरकार को, ब्रिटेन की कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। जैसा कि आपको पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई थी लंदन में, और ये एक व्यापारिक कंपनी थी, भारत में आई। भारत में यहाँ आने के पश्चात ये इसने सबसे पहले व्यापार का काम शुरू किया और इसके बाद धीरे धीरे इसने अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया था। तो हम यहाँ भारतीय संविधान की अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे पहला हमारे यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप या दखल अंदाजी थी, वो थी 1757 का प्लासी का युद्ध और दूसरा 1764 का बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून सन 1757 को अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। इसके बाद कंपनी के हौसले बुलंद हुए और कंपनी ने 22 अक्टूबर सन 1764 को बक्सर के मैदान में एक युद्ध और लड़ा और यहाँ से कंपनी को भारत में राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त हो गया था। जैसे ही राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त हुआ तो भारत के शासन को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटेन संसद के द्वारा बहुत सारे एक्ट और अधिनियम पारित किए गए, जो हमारे संविधान के निर्माण का या विकास का आधार बने, और हम उन्हीं एक्ट और अधिनियम का आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो भारतीय संविधान के विकास के आधार के रूप में सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये 1773 का भारतीय संविधान का विकास का आधार अंग्रेजों द्वारा प्लासी 1757 तथा बक्सर का युद्ध 1764 के बाद भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के बाद, यानी इन लोगों ने 1764 में भारत पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। अंग्रेज सरकार द्वारा शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए, यानी अंग्रेज सरकार ने सोचा कि भारत का शासन हमारे अनुकूल बना रहे, इसके लिए समय समय पर अनेक अधिनियम, यानी इनको एक्ट कहा जाता है, पारित किए, जो भारतीय संविधान के निर्माण एवं विकास का आधार बने, जो इस प्रकार हैं। अब हम यहाँ से क्रमबद्ध तरीके से उन अधिनियमों का अध्ययन करेंगे, उन अधिनियमों को पढ़ेंगे, लिखेंगे, जो भारतीय संविधान के विकास और निर्माण का आधार बने। और इनमें सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। यानी रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार ने इसलिए पारित किया था कि कंपनी को भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार मिले। राजनीतिक और प्रशासनिक मान्यता प्रदान करने हेतु रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। बंगाल के गवर्नर को, जो बंगाल का पहले गवर्नर हुआ करता था, उसको गवर्नर जनरल बना दिया था और मद्रास और बम्बई प्रांत के जो गवर्नर थे उनको बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन करने के साथ ही
ये बंगाल के पूरी तरह से नियंत्रण में दोनों प्रांत आ गए थे, यानी बम्बई और मद्रास प्रांत बंगाल के नियंत्रण में आ गए थे। और सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही सबसे पहले प्रथम लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को इसी अधिनियम के तहत। तो ये हमारा, हम ज़्यादा विस्तार में नहीं घुसेंगे, चूँकि हम प्रत्येक अधिनियम से वो तथ्य लेकर आएंगे जो हमें आगे चल के संविधान के विकास में सहायक होने वाले हैं। अधिनियम तो बड़े होते हैं और हम इन अधिनियमों में से केवल वही चीज़ लेंगे जो हमारे लिए आगे काम आने वाली है। संविधान के विकास और निर्माण में जो इसके तथ्य हमारे काम आने वाले हैं हम उनको लेंगे। तो अगला हमारा है, ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। दूसरा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को और अधिक सशक्त या शक्तिशाली बनाने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से एक अधिनियम पारित किया गया, या इंडिया के पिट इंडिया एक्ट। और ये जो पिट्स नाम आता है, उस समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट थे, उनके नाम पर इस अधिनियम का नाम रखा गया है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और इसका निर्माण 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को और अधिक सशक्त बनाने के लिए किया गया। इस अधिनियम के तहत सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें भारत में इस अधिनियम का नाम तत्कालीन ब्रिटेन प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया। यह अधिनियम (1773) के रेगुलेटिंग एक्ट को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की स्थापना की गई। जो द्वैध या दोहरा शासन था बंगाल में, इसी एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई। दूसरा यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये व्यापारिक नियंत्रण या व्यापारिक अभिवृद्धि के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि व्यापारिक मामलों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए बनाया गया तथा
इसके यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था ये व्यापारिक मामले देखता था, कंपनी के व्यापार को कैसे विस्तार किया जाए, व्यापार में आने वाली बाधाओं को किस प्रकार से दूर किया जाए, इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ इसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये राजनीतिक मामलों के लिए गठित किए गए। हम भारतीय संविधान का विकास में आवश्यक कुछ अधिनियमों के बारे में यहाँ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो पहला हमने रेगुलेटिंग एक्ट बताया, दूसरा आ जाता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और इस एक्ट के द्वारा हमें संविधान के विकास में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए हैं वो 3 तथ्य हैं। सबसे पहला है इस अधिनियम के द्वारा यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापारिक मामलों पर नियंत्रण या व्यापारिक मामलों के लिए बनाया गया था, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ये राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया था। हमें इन 3 तथ्यों से संविधान के विकास में बहुत सहायता मिलने वाली है। इसके बाद तीसरा जो हमारा है वो आता है सत्रह सौ 93 का चार्टर अधिनियम। सत्रह सौ 93 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से देने का निश्चय किया गया। यानी 1793 का जो चार्टर एक्ट था, इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कि भारतीय राजनीतिक मामलों को नियंत्रित करते थे, इनके सदस्यों को जो भी वेतन जाता था तो भारतीय राजस्व के द्वारा ही दिया जाता था। यानी भारत का विदोहन प्रारंभ हो गया था, भारत से धन का निष्कासन ब्रिटेन की ओर प्रारंभ हो गया था इस अधिनियम के तहत। तेरह का चार्टर अधिनियम, ये 1813 में चार्टर अधिनियम बनाया गया था। यानी 1700 से एवं 1800 में आ जाते हैं। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।
यानी कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो कंपनी से छीन लिया गया था। कंपनी व्यापार के मामले में एकाधिकार नहीं थी। कंपनी के भारत के साथ व्यापार के, यानी कंपनी जो भारत के साथ व्यापार कर रही थी और इस व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया था। एकाधिकार को, एकाधिकार, इसको मोनोपोली कहते हैं अंग्रेजी में। एकाधिकार को छीन लिया गया, छीन लिया गया। तो 1813 का चार्टर एक्ट था। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और कंपनी का भारत सरकार के साथ, भारत के साथ जो व्यापारिक संबंध थे उसका एकाधिकार छीन लिया गया। जहाँ भी हम कंपनी शब्द का उल्लेख करें तो इसका मतलब है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरह छीन लिए गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र, यानी व्यापारिक अधिकार इसके पूरी तरह से छीन लिए गए थे। तो अब जाकर के ये केवल और केवल ब्रिटिश सरकार की ओर से शासन करने वाली कंपनी रह गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र ब्रिटिश सरकार की ओर से, यानी ब्रिटिश जो सरकार थी इंग्लैंड की ओर से, अब इसका काम व्यापारिक तो नहीं रह गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब तो ये केवल ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का शासन करना इसका कार्य रहेगा। ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का शासन करने वाली कंपनी, शासन करने वाली मात्र रह गई, यानी केवल भारत पर शासन करने वाली रहेगी। इसके ब्रिटिश कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उनको छीन लिया गया। अब तो ये केवल प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटिश सरकार की शासन करने वाली कंपनी के रूप में यहाँ रह गई। इसके अंतर्गत आता है बंगाल के गवर्नर जनरल का, यानी बंगाल इसी के द्वारा हुआ था क्या, बंगाल के गवर्नर जनरल, जो कि प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का, यानी अभी जो केवल बंगाल के थे अब इनका विस्तार हो गया और अब बंगाल की जगह अब इनको क्या, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
और इसी के क्रम में लॉर्ड विलियम वेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। भारत में बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था, और जब ये अधिनियम आया 1833 का चार्टर अधिनियम, तो इसके तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे और कंपनी केवल राजनीतिक कार्य करने वाली इकाई के रूप में रह गई थी, यानी ब्रिटिश शासन की प्रतिनिधि के रूप में यहाँ राजनीति करती थी। और बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके उसके स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। और भारत गवर्नर जनरल में सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बनने वाले थे भारत के, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। इस अधिनियम में कानून बनाने के लिए एक भारत परिषद की स्थापना की गई। इंडियन काउंसिल ये कह सकते हैं। यानी इस अधिनियम के तहत भारत के लिए जो कानून बनाए जाने थे, इसके लिए एक भारत काउंसिल नाम की एक संस्था बनाई गई थी। ये गवर्नर जनरल की परिषद थी, चूँकि ये गवर्नर जनरल परिषद की स्थापना की गई और इस परिषद के सदस्य के रूप में चौथा सदस्य जोड़ दिया गया। इस परिषद के सदस्य के रूप में चौथा सदस्य जोड़ दिया गया, जोड़ा गया। इसमें चौथा सदस्य जोड़ दिया गया जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसमें कानून बनाने के लिए, विधि बनाने के लिए। और इसका प्रथम सदस्य, इसका प्रथम सदस्य लॉर्ड मैकाले। मैकाले का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। ये भारत में पश्चिमी शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रधार था। अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने के लिए इसने सबसे ज़्यादा पैरवी की थी और प्रारंभ भी किया था, तो भारत में शिक्षा के लिए इसको जाना जाता है। लॉर्ड मैकाले, इसका प्रथम सदस्य लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। ये लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल की जो परिषद थी विधि निर्माण के लिए, कानून बनाने के लिए, इसका पहला सदस्य लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। इस एक्ट के द्वारा दास प्रथा को भारत में गैर कानूनी घोषित किया गया और इस
एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। यानी भारत में जो दास प्रथा थी इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अठारह सौ 33 का चार्टर अधिनियम अंतिम अधिनियम था, अंतिम चार्टर था, ये लास्ट चार्टर था। इसके बाद चार्टर अधिनियम की समाप्ति यहाँ जो ये लिखा गया है 1833 का चार्टर अधिनियम अंतिम चार्टर था। ये चूँकि 1833 का चार्टर अंतिम चार्टर नहीं था, बल्कि ये अंतिम चार्टर दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने के लिए अंतिम चार्टर था। यहाँ हमने इसलिए बताया आपको कि कहीं किसी विद्यार्थी के मन में कोई भ्रम पैदा ना हो जाए कि ये चार्टर अधिनियम अंतिम था। अभी इसके बाद 1853 का चार्टर अधिनियम और है एक। 1853 का चार्टर अधिनियम, ये केवल दास प्रथा का अंतिम चार्टर था, जिसको दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। अठारह सौ 53 का जो चार्टर था इसका इस अधिनियम का निर्माण तात्कालीन उस समय की जो हमारे यहाँ विधायी शासन व्यवस्था थी, विधायिका थी या विधि का शासन था, इसको सशक्त बनाने के लिए किया गया था। तात्कालीन विधायिका जो कानून बनाने वाली संस्था होती, तात्कालीन विधायिका को सशक्त बनाने के लिए किया गया था। विस्तार करने के लिए किया गया, यानी विधायिका का विस्तार करने के लिए और विधायिका को सशक्त बनाने के लिए 1853 के चार्टर का निर्माण किया गया था। साथ ही साथ गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों को और जोड़ दिया गया। यानी गवर्नर जनरल की जो परिषद थी इसमें 6 सदस्यों को और जोड़ दिया गया। ये नए सदस्य थे। ये नए सदस्य
नए सदस्य बम्बई, उस समय जो बम्बई प्रांत था, बम्बई, मद्रास बंगाल, आगरा, बम्बई बंगाल, मद्रास तथा आगरा से, यानी ये जो प्रांत थे, इन प्रांतों से इन 6 नए सदस्यों को यहाँ का प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था। आगरा प्रांतों से प्रत्येक के, यानी जितने भी सदस्य थे, हर सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में एक प्रतिनिधि तथा एक मुख्य न्यायाधीश, एक प्रतिनिधि तथा एक तो प्रतिनिधि हुआ करता था और एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और एक कनिष्ठ यानी कि जूनियर जो न्यायाधीश हुआ करता था उसको भी लिया गया। एक मुख्य न्यायाधीश, एक कनिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित थे। ये लोग इसमें सम्मिलित हुआ करते थे और इसी अधिनियम के द्वारा एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ, यहाँ हम लिखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा सिविल जो सिविल परीक्षाएं उस समय होती थीं, तो इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती हेतु परीक्षा प्रतियोगिता प्रारंभ की गई। इसी अधिनियम के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा जो होती सिविल सेवकों की, जिसको हम यूपीएससी या अन्य नामों से बार बार पुकारते हैं, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि नामों से, यह परीक्षा उसी अधिनियम के द्वारा यानी कि 1853 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से या उसी के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। इसके बाद आएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। अठारह का भारत शासन अधिनियम, और इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन तो सभी लोग जानते होंगे, ब्रिटिश राज्य जो वहाँ राज्य व्यवस्था है, और ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया भारत में
अब जब ब्रिटिश शासन के हाथों में सौंप दिया गया तो यहाँ भारत में एक और बदलाव हो जाता है। भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी। भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। और भारत से जो मंत्री परिषद की व्यवस्था हुई, अब भारत में पहले जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, इसका पद भी समाप्त कर दिया गया और इसका नाम बदल दिया गया। भारत में गवर्नर जनरल को अब यानी गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया और उसको अब एक अलग नाम दे दिया गया और ये नाम था वायसराय। अब वायसराय के नाम से पुकारा जाने लगा और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। इसमें 15 सदस्यों की, अब ये वायसराय बन गए, यहाँ मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई तो भारत में 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन किया गया। भारत में 15 सदस्यों की भारत परिषद, परिषद को अंग्रेजी में काउंसिल कहते हैं, भारत परिषद का सृजन किया गया। साथ ही भारतीय मामलों पर, जैसे भारत के जो भी मामले होते थे तो भारतीय मामलों पर ब्रिटिश शासन का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी भारतीय जो भी मामले थे, इन सभी मामलों पर ब्रिटिश शासन का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। हम अगर इसको ब्रिटिश शासन की जगह ब्रिटिश संसद कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। यहाँ एक बात और सामने आने वाली है, इस अधिनियम को भारतीय, अब भारत की क्या, हम स्वतंत्रता की हमारे यहाँ सुगबुगाहट होने लगी थी, तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया। यानी भारत की आज़ादी के लिए एक मैग्ना कार्टा की तरह काम करने लगा जी। मैग्ना कार्टा कहा गया। भारत में इस अधिनियम के द्वारा
द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। समाप्ति कर दी यानी द्वैध शासन को 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और एक नए पद का सृजन किया गया तथा भारत सचिव नाम के पद का सृजन किया गया। यानी एक भारत सचिव नाम का एक नया पद बनाया गया, पद सृजित किया गया इसमें। और यह जो भारत सचिव होता था ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। जो भारत का सचिव होता था वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। भारत सचिव के पद का सृजन किया गया और जो भारत सचिव के पद पर आसीन होता था ये पदेन ब्रिटिश कैबिनेट का भी सदस्य होता था और यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी भी होता था। और यह है ब्रिटिश संसद के प्रति, संसद मीन्स पार्लियामेंट है, प्रति उत्तरदायी होता था। ये किसके प्रति जवाबदेह होता था, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल था? द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश, इसके प्रति ये जवाबदारी रखता था, उत्तरदायित्व रखता था, रिस्पॉन्सिबल होता था। गवर्नर जनरल इस यानी 1861 का भारत परिषद अधिनियम और इसके द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विस्तार प्रारंभ हुआ, चालू है। यानी 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया और विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। यानी अब एक नई प्रणाली प्रारंभ में आई, विभागीय प्रणाली है। अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग विभाग दिए जाने का प्रारंभ 1861 के अधिनियम से ही होता है। गवर्नर जनरल को पहली बार, और यहाँ गवर्नर जनरल को पहली बार वीटो, जो संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद को पावर होता है, वो गवर्नर जनरल को प्रारंभ हुआ, यानी दिया गया वीटो पावर। वीटो का अधिकार तथा अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जिसको कहते हैं, अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इसको वीटो पावर यानी निषेधाधिकार और
अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। वो कोई भी आदेश जारी करके या अध्यादेश के माध्यम से किसी को कानूनी रूप में कानून का रूप दे सकता था। बाद में ब्रिटिश संसद में उस अध्यादेश को यदि मान लिया जाता तो वो एक एक्ट या अधिनियम बन जाता था, कानून बन जाता था। गवर्नर जनरल को यानी जो भारत का गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल को बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, गवर्नर जनरल को बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा, उत्तर पश्चिमी सीमा कौमा पंजाब, प्रांत में विधान परिषद, पंजाब प्रांत में विधान परिषद, यानी अब विधान परिषद की भी स्थापना होने लगी। चूंकि विभागों का बंटवारा हो गया तो प्रांतों में विधान परिषदों का भी यहाँ गठन होने लगा। विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। तो यहाँ हम इसको एक बार पुनः देख लें। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, यानी उसका कार्य में सहयोग करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती है उसका विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, यानी यहाँ से ही इसी अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार विभागीय प्रणाली, जैसे कि विभाग दिए जाते हैं, किसी को शिक्षा विभाग दिया जाता है, किसी को सड़क परिवहन विभाग दिया जाता है, किसी को उड्डयन विभाग दिया जाता है, किसी को रेल मंत्रालय दिया जाता है। तो इस प्रकार से विभागीय जो प्रणाली थी आज हमारे संविधान में है, लेकिन पहले हमारे देश में सबसे पहले इसी अधिनियम द्वारा विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। गवर्नर जनरल को पहली बार वीटो और अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार। वो किसी भी बात से वो मना कर सकता है, किसी भी प्रकार के निर्णय को वो मना करके रोक सकता है, उसको पूरा अधिकार था। भले ही उसके विपक्ष, उसके निर्णय के पक्ष में बहुत सारे मत हों, बहुत सारे लोगों की सहमति हो, किंतु गवर्नर जनरल यदि वीटो पावर का इस्तेमाल करता है तो वो निर्णय बाधित हो जाता है। साथ ही साथ गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार मिल गया। यहाँ गवर्नर जनरल को बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा और पंजाब प्रांत में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति मिल गई। हमारे देश में जो विधानसभा, विधान परिषदों की स्थापना जो हुई है, ये इसी अधिनियम के तहत पहली बार अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। आज हमारे संविधान में विधान परिषद और विधानसभा का गठन किस प्रकार से कार्य करती हैं, ये हमने यहीं से लिया है। हम पढ़ रहे हैं संविधान का विकास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस सिस्टम, भारत की संविधान एवं शासन प्रणाली को पढ़ रहे हैं। ये कहाँ से आई है, संविधान का विकास कैसे हुआ, हम इसको देख रहे हैं। अब अगला आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब हमको पढ़ना है 1892 का भारत सरकार यानी भारत परिषद अधिनियम। ये दूसरा अधिनियम था और इसके द्वारा एक और क्रांतिकारी काम होने वाला है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार कुछ होने वाला है, हर अधिनियम में के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, यानी यहीं से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। हम जो हमारे यहाँ जो दो प्रकार के चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई
की शुरुआत हुई। इसके द्वारा, अब यहाँ राजस्व में भी कुछ काम करने वाला है यह अधिनियम, तो इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय राजस्व और व्यय, यानी सरकार का कितनी राजस्व से आमदनी है, कितना व्यय है, तथा बजट पर बहस, यानी इन चीज़ों पर बहस कर, राजस्व, व्यय और बजट पर बहस करने का अधिकार भी दे दिया गया। बहस तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यहीं से बजट पर, राजस्व पर और व्यय पर बहस करने का और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का अधिकार भी परिषद को दे दिया गया, यानी विधान परिषद को, ये परिषद को दे दिया गया था। बस इसके बाद एक और रह जाता है जहाँ से हम देखेंगे, ये नया था और इसको हम कह सकते हैं भारत परिषद अधिनियम। यानी कि मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, यानी 1909 में आया था जी। यहाँ लिखेंगे हम 1909 में पहली बार यानी 1909 में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक अब चुनाव के लिए उन्हें अलग से व्यवस्था देनी थी मुस्लिम समुदाय को, और ये सबसे पहले भारत में इसी अधिनियम यानी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा किया गया। पृथक प्रतिनिधित्व, पृथक प्रतिनिधित्व का, यानी उनको सबसे पहले प्रतिनिधित्व दिया गया, अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया, उपबंध किया गया, उपबंध किया गया। और पहली बार ही भारतीयों की भारत परिषद, भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। भारतीयों की भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी
में। यानी सबसे पहले ऐसा हुआ था कि गवर्नर जनरल और भारत सचिव की जो कार्यकारिणी की परिषद होती थी उसमें पहली बार भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया जाने लगा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में। की गई। यानी इन दोनों की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति की जाने लगी। ये पहला सुधार था, इसको मार्लेमेंटो सुधार का नाम दिया गया। तो ये हो गया हमारा 1909 का भारत परिषद अधिनियम मार्लेमेंटो सुधार। 1909 में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। पहली बार ऐसा आया था कि मुस्लिमों को प्रथम पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरा इसमें एक और बात थी, भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार नियुक्त किया गया। यानी भारतीयों को इन दोनों की भारत सचिव और गवर्नर जनरल की परिषद में कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने का अधिकार मिल गया था। ये मार्लेमेंटो सुधार के द्वारा संभव हो पाया था।